हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट 51 सॉल्व करेंगे और इसमें हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो। देखिएगा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में है एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का प्रास होता है। आवृत्ति बैंड जो होती है उसकी रेंज कितनी होती है जो एफएम में यूज़ होती है, ठीक है। तो देखिए 109 से 139 मेगाहर्ट्ज़ के मध्य, 54 से 75 मेगाहर्ट्ज़ के मध्य, 76 से 87 मेगाहर्ट्ज़ के मध्य या 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ के मध्य। तो क्वेश्चन 1 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ के मध्य। एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली जो आवृत्ति बैंड है उनका जो परास, उनकी जो रेंज होती है वो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ के मध्य होती है, ठीक है। एफएम बैंड की ये जो परास दिया गया है ये एक मानक परास के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में है कायिक कोशिका न्यूक्लिय अंतरण प्रौद्योगिकी, जिसे हम सोमैटिक सेल न्यूक्लियस ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसका अनुप्रयोग क्या है। ऑप्शंस हैं जैव डिंबनाशी का उत्पादन, जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक का निर्माण, जंतुओं की जननीय क्लोनिंग या रोग मुक्त जीवों का उत्पादन। तो क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जंतुओं की जननीय क्लोनिंग। देखिए, हमारी बॉडी में दो तरीके की सेल्स होती हैं, एक कायिक कोशिका होती है और एक जनन कोशिका होती है, सोमैटिक सेल, और एक रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो कायिक कोशिका न्यूक्लिय अंतरण प्रौद्योगिकी, जिसे सोमैटिक सेल न्यूक्लियस ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कहते हैं, का यूज जो किया जाता है वो जंतुओं की जननीय क्लोनिंग, मतलब जंतुओं की जननीय क्लोनिंग जो होती है इसके द्वारा आनुवंशिक तौर पे अभिन्न जो पशु होते हैं, अलग अलग जो पशु होते हैं, उनके निर्माण के लिए किया जाता है। मतलब कि जो है ये एक क्लोन यहाँ पे बनाए जाते हैं, ठीक है। मतलब कि अलग अलग जो सिम्टम्स या उनके जो जेनेटिक पार्ट्स, जो भी क्रोमोसोम वाले जो पोर्शंस होते हैं उनको ले करके, ठीक है, क्लोनिंग की जाती है, क्लोन बनाया जाता है, अलग अलग पशुओं का निर्माण किया जाता है। ये आर्टिफिशियली तरीका होता है, ठीक है। इस प्रक्रिया में एक दाता वयस्क कोशिका के नाभिक विहीन अंडे में नाभिक का स्थानांतरण करना शामिल होता है। इस प्रोसेस में होता क्या है, इसमें क्या होता है कि जो दाता होता है, ठीक है, मतलब जो देने वाला होता है, वो वयस्क कोशिका के नाभिक विहीन मतलब कि एक ऐसा एग जिसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, ठीक है, उसमें नाभिक का स्थानांतरण करना होता है। एक जो है एक दाता होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो वयस्क वयस्क मतलब जो दाता होगा वो किसी वयस्क कोशिका में, किसी भी जिसका भी क्लोन बनाया जा रहा है, जिसकी भी सेल ली जा रही है, उस वयस्क कोशिका में नाभिक विहीन एग को डालेगा, ठीक है। तो उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, ऐसा एग होगा जिसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होगा, तो उसी में ही जो है उसका स्थानांतरण किया जाएगा। ये जो प्रोसेस होती है यही हमारी क्या कहलाती है, जंतुओं की जननीय क्लोनिंग कहलाती है, ठीक है। इसमें आर्टिफिशियली तरीके से एक नया, एक चाहे वो जंतुओं का बनाया जाए, अभी तक तो जंतुओं पे ही एक्सपेरिमेंट किया गया है क्लोनिंग का, तो जो है उनकी आर्टिफिशियली तरीके से जंतुओं की प्रजातियां पैदा की जा रही हैं। तो ये जो कायिक कोशिका में ही मेनली ये सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें जो न्यूक्लियस रहित जो है जो एग होता है उसका ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो कायिक कोशिका न्यूक्लिय अंतरण का प्रयोग जंतुओं की जननीय जो क्लोनिंग होती है उसमें इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है। ऑप्शंस हैं सूक्ष्मदर्शी, सीसा पट्टिका, प्रस्फुरण गणक या स्पेक्ट्रमी प्रकाशमापी। ये इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं जिनकी मदद से हम जो पेयजल होता है, पीने वाला जो जल होगा, उसमें हम गामा उत्सर्जक जो समस्थानिक हैं, ठीक है, ऐसे समस्थानिक जिनसे जो है गामा किरणें उत्सर्जित हो रही होंगी, तो गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं है उनका पता हम लगाएंगे। तो किसके द्वारा पता लगाएंगे। तो क्वेश्चन 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रस्फुरण गणक जो है इसको सैनिटिलेशन काउंटर भी कहते हैं या फिर एक्सप्लोजन
काउंटर कहते हैं। ठीक है, इसके द्वारा पेयजल में जो गामोत्सर्जक समस्थानिक हैं वो हैं या नहीं है, इनका पता लगाया जाता है। क्वेश्चन 4 देखिएगा, परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है। ऑप्शन है संपूर्ण, अनंत, अल्प, उच्च या फिर शून्य। तो क्वेश्चन 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है, देखिएगा इसमें उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए संपूर्ण अनंत। परम शून्य ताप जिसे हम 0 डिग्री केल्विन कहते हैं, ठीक है, उस पर अर्धचालकों की जो चालकता होती है वो शून्य हो जाती है और वे एक आदर्श अचालक जो होते हैं, जो क्योंकि अर्धचालक बीच में आते हैं ना, चालक और अचालक के बीच में, तो जब उनकी जो चालकता है वो अगर शून्य हो जा रही है परम शून्य ताप पर, तो वो बिल्कुल अचालक की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, तो उनकी भांति ये व्यवहार करते हैं और इस ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध बिल्कुल अनंत हो जाता है। ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोध जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, अनंत हो जाता है। तो ये हो गया जो है संपूर्ण अनंत होता है परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है, वायु में ध्वनि तरंग होती है। ऑप्शन हैं तिरछी, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय या ध्रुवीकृत। तो क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य, जिसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं वायु में जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं, देखिए ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो एक यांत्रिक तरंगे हैं। ठीक है, और इनके संचरण के लिए हमें माध्यम की ज़रूरत होती है। अब माध्यम हमारा द्रवीय माध्यम होगा, उसमें जो है वायु, ठोस, द्रव, गैस तीनों ही उपस्थित होंगी। तो यहाँ ये पूछा गया वायु में ध्वनि तरंग कैसी होती है, तो वायु हो या गैस हो, उनमें जो ध्वनि तरंगे होती हैं उन्हें हम अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इस माध्यम में जो है माध्यम के कण जो होते हैं वो जो ध्वनि तरंगे होती हैं उनकी मतलब कि उनकी दिशा में ही जो है वो दोलन करते हैं। ठीक है, तरंग गति की दिशा में ही उनके अनुदिश ही दोलन करते हैं, तो इस वजह से ऐसा मूवमेंट जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का होता है, तो वो अनुदैर्ध्य होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है, गेहूं पर पाए जाने वाले 2 प्रमुख कवक रोग हैं। ऑप्शंस हैं काला किट और स्मट, श्वेत किट और स्मट, स्मट और पर्ल कुंचन, काला किट और श्वेत किट। क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए काला किट और स्मट। गेहूं पर पाए जाने वाले, गेहूं की जो फसल है उस पर पाए जाने वाले जो 2 प्रमुख कवक जनित रोग हैं उनमें काला किट और स्मट आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वहन, जिसका ट्रांसफर करती हैं, मतलब ट्रांसफर होता है वो किसके द्वारा, स्त्रियां करती हैं और प्रकट भी स्त्रियों में होता है। स्त्रियां करती हैं और जो प्रकट पुरुषों में होता है। पुरुष करते हैं और प्रकट जो है वो स्त्रियों में होता है। पुरुष करते हैं और प्रकट पुरुषों में होता है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्त्रियां करती हैं और प्रकट पुरुषों में होता है। हीमोफीलिया जो है ये, इसे अधिरक्त स्राव भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मेनली जो अगर कहीं भी कट हो जाए और ब्लीडिंग होने लग जाए तो ब्लीडिंग रुकती नहीं है, ये हीमोफीलिया का जो है सिम्टम्स है। ठीक है, तो होता ये है कि ये एक आनुवंशिक लिंग संलग्न रोग है जिसमें रोगियों को वही चोट लगने पर काफ़ी समय तक के जो रुधिर है वो रुक नहीं पाता है, क्योंकि इनमें जो मेनली जो वो प्रोटीन होती है, ठीक है, और ख़ासकर जो प्लेटलेट्स होती हैं उनकी कमी हो जाती हैं। तो ये होता है कि इस रोग का जो वहन करती हैं वो स्त्रियां करती हैं, क्योंकि स्त्रियों में जो फीमेल का जो क्रोमोसोम्स होता है वो XX होता है, तो एक X जो होता है वो इसमें जो है यहाँ पे इफेक्टिव होता है, लेकिन एक X जो होता है वो नॉर्मल होता है। तो रोग का वहन करने का, रोग को ट्रांसफर करने का काम तो लेडीज करती हैं, स्त्रियां करती हैं, जो कि प्राय पुरुषों में प्रकट होता है। पुरुषों में क्यों प्रकट होता है, क्योंकि जो पुरुष होते हैं उनमें एक ही X होता है। अगर इफेक्टेड वाला जो स्त्री जैसे मदर है, मदर का जो क्रोमोसोम XX है, ठीक है, उनमें से एक इफेक्टेड है हीमोफीलिया से, और वो अगर उनकी संतान कोई लड़का होता है, वो इफेक्टेड वाला अगर लड़के में चला जाएगा तो क्या होगा कि जो लड़का जो होगा वो जो है वो हीमोफीलिया से ग्रसित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात एकदम करेक्ट है कि जो रोग का वहन जो है वो स्त्रियां करती हैं, लेकिन वो प्रकट मोस्टली किस में होता है, स्त्रियों में होता है। अच्छा, लड़कियों में इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि लड़कियों में कोई एक ही तो X ट्रांसफर होगा ना,
तो हो सकता है कि बहुत रेयर केस में लड़कियों में हो जब दोनों ही एक्स प्रेजेंट हो, यानी फीमेल भी जो है हीमोफीलिया से हीमोफीलिया की वो जो है वाहक हो, और जो मेल हो वो ग्रसित हो, तब ऐसे रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कम देखने को मिलता है, मोस्टली हमें प्रकट किस में होता है, पुरुषों में ही हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है, मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती हैं? ऑप्शन है नाइट्रोजन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज। तो क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जिंक। मक्का में जो मक्का की कली होती है वो सफ़ेद रंग की हो जाती है, वो जिंक की कमी से। जब जिंक की कमी होती है तो मक्का में जिसकी कली होती है वो सफ़ेद रंग की हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसल दिया गया, एक तरफ उसके रोग दिए गए हैं। तो देखिएगा, गेहूं गेहूंसा रोग, आलू पिछैती झुलसा रोग, बाजरा अरगट रोग, गन्ना बुकनी रोग। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गन्ना बुकनी रोग। क्योंकि जो ये बुकनी रोग होता है वो गन्ने में नहीं होता है, बल्कि मुख्यतः ये जौ, मटर, प्याज, नाशपाती आदि जो पौधे होते हैं इनसे ये संबंधित रोग हैं, बुकनी रोग। ठीक है, ये गन्ने में नहीं होता, इसलिए ये सही सुमेलित नहीं है। और यहाँ पे जो गेहूं है वो गेहूंसा रोग जो है वो गेहूं में होता है, बिल्कुल सही है। आलू में जो पिछैती झुलसा रोग होता है ये भी बिल्कुल सही है। और अरगट रोग तो हम लोग जानते हैं ये बाजरा में होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में है, निम्न में से कौन मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवंशिक रूप से अभियंत्रित प्रथम जीवित जीव है? ऑप्शंस हैं डॉली, हरमन बुल, बोनी या सुपरबग। तो क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डॉली। अभियंत्रित प्रथम जीवित जीव यानी जो क्लोनिंग के द्वारा, क्लोन की जो हम लोग ने क्लोनिंग वाली अभी प्रोसेस पढ़ी थी, उसके द्वारा जो पहला जीव निर्मित किया गया था, जीवित जीव, ठीक है, वो कौन थी? डॉली थी। डॉली एक भेड़ थी। ठीक है, और कुछ समय बाद जो है उसकी मृत्यु हो गई फेफड़े खराब होने की वजह से, लेकिन ये पहला जो है मनुष्य के द्वारा आनुवंशिक रूप से अभिनियंत्रित प्रथम जीवित जीव था, डॉली, जो कि एक भेड़ थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी यहीं पे ही एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।